एक आदमी अपनी इस खुशनुमा जिंदगी में बहुत खुश था। वो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहता था और धीरे धीरे वो उस मुकाम तक पहुंच भी रहा था। अचानक इसके लिए रिश्ता आया, इसकी शादी हो चुकी थी। शादी हो जाने के बाद जो इसकी पत्नी आई थी, वो इसकी पत्नी इसके कहने के मुताबिक उसके लिए वो लक्ष्मी का रूप थी। उसके घर में एंटर होते ही धीरे धीरे उसके काम में अचानक तरक्की होने लगी। एक्चुअली ये जो आदमी था, ये जो शख्स था, ये कोचिंग सेंटर चलाया करता था और ऐसे ही कोचिंग सेंटर चलाते चलाते इसने एक और नया कोचिंग सेंटर खोला। उसके बाद एक और नया कोचिंग सेंटर खोल लिया। यहाँ 1 से 3 कोचिंग सेंटर्स ये अभी चलाने लगा था और अपने अंडर में लोगों को रखकर वहां का मैनेजर बनाकर ये सारा सिस्टम ऐसे मैनेज कर रहा था। फिर इसके पास अब किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। कोचिंग सेंटर से वो इतना पैसा कमा रहा था, इसने इतने लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठे कर लिए। इसने अपना घर बनवा लिया, घर बनवाने के बाद लग्जरी कार तक ले ली और फिर भी वो जिंदगी बहुत मजे से जी रहा था। बट अचानक इसकी लाइफ में एक ऐसी चीज आ गई जिसकी वजह से ये उस कैरियर को, जिसने ये स्टार्ट करके इतने हाई लेवल तक पहुंचाया था और इतना रुपया उससे इकट्ठा कर लिया था, वो एकदम धीरे धीरे नीचे आने लगा और इसकी लाइफ में टेंशन्स, दिक्कत, बहुत सी परेशानियां हो चुकी थी। यहाँ तक कि धीरे धीरे करके वो अपनी फैमिली से ही दूर होता जा रहा था। और फिर एक दिन ऐसा आ जाता है कि यहाँ इसने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी वजह से इसकी जिंदगी जो तबाह हुई साथ में इसके पूरे परिवार की जिंदगी तबाह हो चुकी थी। ऐसा कौन सा इसकी जिंदगी में ट्विस्ट आया और ये शख्स कौन था, सब कुछ जानेंगे आज की पूरी स्टोरी के बारे में। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है करुण, आप लोग देख रहे हैं नाइट फाइल्स पॉडकास्ट। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इस स्टोरी को पूरा सुन लेने के बाद आप लोगों की जो भी राय होगी, थॉट्स होंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ में कमेंट में पिक में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट देने वाला हूं। तो चलिए आज की स्टोरी को शुरू करते हैं। आज की जो स्टोरी है ये कानपुर से निकलकर सामने आई है। कानपुर शहर में एक जगह है केशवपुरम। वहां के नागेश्वर अपार्टमेंट में फ्लैट नंबर 612 में कोचिंग से करोड़पति बने वो अपार्टमेंट ही मोहम्मद शहवान का था। पहले दिनों की तरह 30 अप्रैल को भी वहां की नौकरानी राधा उस फ्लैट में पहुंची तो वहां का दरवाजा बंद था, लेकिन उस दरवाजे की चाबी, जो फ्लैट था उसका दरवाजा था, उसकी चाबी उस लॉक में ही फंसी हुई थी। और इस फ्लैट में मोहम्मद शहवान अपनी दूसरी पत्नी नम्रा खान के साथ रहा करता था। और जब वहां की नौकरानी राधा ने फ्लैट की घंटी बजाई, लेकिन जब उसे वहां कोई जवाब नहीं मिला, तब राधा ने उस फ्लैट के दरवाजे को खोला और वो वहां एंटर कर गई। एंटर करते ही राधा ने अंदर ये देखा कि फर्श पर खून ही खून बिछा हुआ है और सामने नम्रा की डेड बॉडी पड़ी हुई है। ये देखते ही राधा की चीख निकली और वो उल्टे पैर फ्लैट के बाहर आ चुकी थी और उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। राधा की आवाज सुनकर जो वहां के और फ्लैट्स थे, वहां पर लोग रह रहे थे, वो लोग तुरंत अपने अपने फ्लैट से बाहर आए और उससे पूछा कि तुम ऐसे चिल्ला क्यों रही हो, क्या हो गया? तब उसने कहा कि अंदर नम्रा खान मरी हुई पड़ी है। तो उसी नागेश्वर अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 610 में शहवान का भाई इरफान रहा करता था। लोगों ने जब उसे बताया तब वो भी वहां पर पहुंच चुका था। इरफान ने राधा से कुछ सवाल जवाब किए, फिर तुरंत ही पुलिस स्टेशन कल्याणपुर में फोन मिला दिया गया और नम्रा की हत्या की सूचना दे दी गई। इरफान ने ही नम्रा के पिता शहनशाह खान को यह बता दिया कि आपकी बेटी की हत्या हो चुकी है। ऐसे ऐसे यहाँ नौकरानी थी, वो अंदर गई तो उसने देखा कि वो मरी हुई पड़ी थी। तो इसके बाद तो जैसे एकदम कोहराम सा मच चुका हो। जैसे ही कल्याणपुर के पुलिस स्टेशन में पता चला कि ऐसे ऐसे एक मर्डर हो चुका है, वो लोग तुरंत वहां क्राइम सीन पर पहुंचे। उस अपार्टमेंट के बाहर एकदम भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी और लोग आपस में बातचीत कर रहे थे कि ये अचानक कैसे हो गया, क्या हुआ था यहाँ पर। और वहीं पर ही बड़े ऑफिसर्स भी पहुंचे और वो वहां पर पूछताछ करने लगे थे। फ्लैट के बाहर जो लोग बदहवास में वहां खड़े हुए थे, पुलिस वालों को देखकर एक आदमी उनमें से सामने आया और उसने कहा, मेरा नाम इरफान है, मैंने ही आपको नम्रा की मौत की सूचना दी थी। इंस्पेक्टर ने एक नजर जब इरफान पर डाली तब वो उसे उसके साथ लेकर उसी फ्लैट के अंदर एंटर हो गए। कमरे के अंदर का दृश्य देखकर लोग वहां पर सारे चौंक चुके थे, क्योंकि वो दृश्य बहुत ज्यादा खौफनाक था। खून में डूबा हुआ नम्रा का शव फर्श पर पड़ा हुआ था और वहां पर बेड पर बिछी हुई सफेद चादर खून से लथपथ हुई थी और वहीं पर ही पास में खून से सना हुआ चाकू, चश्मा और कान में लगाने वाले ईयरफोन्स भी पड़े हुए थे। डेड बॉडी के पास खून से सना हुआ नया कुकर भी मौजूद
मौजूद था। ये देखने से साफ लग रहा था कि इसी कुकर से नम्रा के ऊपर वार किया गया है और इसी वजह से नम्रा की मौत हुई है। बाथरूम में खून से सनी हुई जीन्स भी ऐसे ही किल्ली पर टंगी हुई थी। कमरे के अंदर नम्रा की डेड बॉडी तो पड़ी ही थी, लेकिन उसका पति मोहम्मद शहवान का कुछ भी अता पता नहीं था। पूछने पर इरफान ने यह बताया कि भाई अपनी कार सहित घर से ही गायब हो चुका है। वो कहाँ है, किस हालत में है, हम में से किसी को कुछ भी नहीं पता। मैंने हर जगह पर पता करने की कोशिश की, लेकिन उनकी कोई भी जानकारी नहीं मिल रही। इरफान की बात सुनकर इंस्पेक्टर का माथा ठनक चुका था। वो सोचने लगे कि ये आदमी अपनी बीवी का मर्डर करके कहीं फरार तो नहीं हो गया। अभी यहाँ पर ये पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन कर ही रहे थे, तो इतने में ही बड़े इंचार्ज इनके वहाँ पर पहुंचे और उन्होंने उसी टाइम फोरेंसिक टीम को भी वहाँ पर बुला लिया। पुलिस वाले अभी इस क्राइम सीन का मुआयना कर ही रहे थे और वो जो इंस्पेक्टर पांडे थे उनसे इन्वेस्टिगेशन की जांच पड़ताल के बारे में पूछने लगे। उस इन्वेस्टिगेटिंग टीम ने पूरे घर का कोना कोना छान मारा था। इस टीम को रसोई में गैस पर कॉफी मिली जो कि उबल कर चूल्हे पर गिर चुकी थी और पास ही में एक कप रखा हुआ था। टीम ने उस कप की जांच की तो उसमें जहर के अंश मिल चुके थे। पुलिस वालों ने वो चश्मा, कुकर, जीन्स, चाकू ये सारा कुछ अपने कब्जे में लिया। बाद में इसकी जांच के लिए लैब में भेज दिया गया। पुलिस वालों ने भी उस घर की पूरी छानबीन की। इस छानबीन में सीओ अजीत कुमार को शहवान की ही एक डायरी मिली। उन्होंने जब डायरी के पन्नों को पलटा तो वहां पर 2 पेज का एक नोट मिला। इसमें शहवान ने अपनी दूसरी शादी से लेकर आए दिन लड़ाई झगड़ा, टकरार, अपने बेटे से दूर हो जाने का दर्द और अपनी दूसरी पत्नी यानी कि नम्रा की हत्या से लेकर ये सारी जानकारी, सारी अपनी मजबूरी उसने उस डायरी में लिखी हुई थी। उस पन्नों में ये साफ लिखा हुआ था कि उसने अपनी दूसरी पत्नी नम्रा का कत्ल कर दिया है और उसके बाद वो अपनी कार लेकर घर से निकल चुका है। लेकिन वो कहाँ है, किस हालत में है, इसकी जानकारी पुलिस वालों को अभी तक पता नहीं चल पाई थी। नागेश्वर अपार्टमेंट की इस इमारत में 60 सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे। मोहम्मद शहवान के फ्लैट के बाहर भी कैमरा लगा हुआ था। पुलिस वालों ने उस कैमरे को खंगाला तो ये पता चला कि वो 28 अप्रैल से बंद था, जिससे मोहम्मद शहवान के आने जाने का पता बिल्कुल नहीं चल सका। लेकिन नम्रा की हत्या के बाद और शहवान के घर से जाने के बाद सीसीटीवी कैमरा अचानक चालू हो चुका था। ये कैमरा किसने बंद किया था और किसने बाद में शुरू किया, इस पर पुलिस वालों को शक हो चुका था। उसी बिल्डिंग के जो वॉचमैन से पुलिस वालों ने पूछताछ की तो उसने रजिस्टर को चेक करके बताया 29 अप्रैल की रात को 9 बजे मोहम्मद शहवान अपने फ्लैट पर आए थे और रात को 12:30 बजे अपनी कार से बाहर चले गए थे। तब से वो अभी तक वापस नहीं आए हैं। पुलिस वाले अभी इन्वेस्टिगेशन कर ही रहे थे कि अचानक उन्हें यह सूचना मिली एक आदमी को गंभीर हालत में हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। इस सूचना पर कल्याणपुर के इंस्पेक्टर अश्विनी पांडे इरफान को साथ लेकर उस हॉस्पिटल में पहुंचे और वहां पर जो व्यक्ति एडमिट करवाया गया था तो इरफान उसे देखकर जोर जोर से रोने पड़ा था और वो आदमी, जो शख्स हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था, वो मर चुका था और वो कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद शहवान ही था। उसने ये बात अपने परिवार वालों को बताई और वो तुरंत हॉस्पिटल के लिए अपने घर से निकल चुके थे। इन पुलिस वालों को दूसरे पुलिस स्टेशन से पता चला कि एक धौरसरा इलाका है, वहीं पर ही जीटी रोड पर सड़क किनारे एक स्कोडा कार खड़ी हुई थी। वहां से थोड़ी दूर पर यह व्यक्ति सड़क किनारे ही अर्धमरी अवस्था में पड़ा हुआ था और इसे उस टाइम तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया था, जहां पर इसने अपना दम तोड़ दिया। कार की इन्वेस्टिगेशन में यह पता चला कि उस कार में प्रॉपर्टी के कागजात पुलिस स्टेशन कल्याणपुर को दिया गया एक प्रार्थना पत्र बरामद हुआ था। शहवान की डेड बॉडी को मोर्चरी में रखवा दिया गया। फिर कार से बरामद हुए कागजात और जो भी थोड़ा बहुत सामान मिला था पुलिस वालों ने उसे कब्जे में लिया और फिर वो वापस लौटाए। सारी जानकारी पुलिस वालों को अब ये मिल चुकी थी और कार से मिले जो कागजात थे उन्होंने वो उसके घर वालों को सौंप दिए। अभी तक जो कि इमरान ने अपने घर वालों को बता दिया था कि भैया की ऐसे ऐसे मौत हो चुकी है, तो उसके परिवार वाले और इधर नम्रा के फादर शहनशाह खान और जो शहवान की पहली पत्नी थी वो भी यहाँ पहुंच चुके थे। नौकरानी राधा और जो इसका भाई था इमरान, ये पहले से ही पुलिस वालों की निगरानी में थे। पुलिस वालों ने ये सारे सबूत इकट्ठा किए और नम्रा खान की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए हेल्थ हॉस्पिटल में भिजवा दिया था। यहाँ दोनों डेड बॉडीज को हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया और उसके बाद पुलिस वालों ने इस केस की तह तक जाने के लिए सबसे पहले शहवान के भाई इरफान से पूछताछ की गई। इरफान ने पुलिस वालों को ये बताया कि भैया और भाभी में आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी, इनमें अक्सर झगड़े चला करते थे और जब इनकी लड़ाई झगड़े जब भी हुआ करते थे तब इसका भाई
अपने भाई को ये सारी बातें बताया करता था, लेकिन इन दोनों के बीच में पढ़ने की ये हिम्मत कभी भी नहीं जुटा पाया था। इरफान ने बताया जब वो कोचिंग जाने के लिए निकला तब उसने अपने भाई सहवान की कार ना देखकर उसने गार्ड से पूछताछ की, लेकिन वो सही जवाब नहीं दे पाया। इसी बीच अपार्टमेंट में एकदम ये मर्डर का शोर मच चुका था। लोगों ने बताया कि फ्लैट नंबर 612 में एक महिला की हत्या हो चुकी है, जो कि ये फ्लैट उसके भाई का था। तो वो तुरंत वहां पर पहुंचा। नौकरानी राधा वहां पर बदहवास हालत में खड़ी हुई थी। उसने राधा से बातचीत की और फिर भाभी की हत्या की जानकारी मैंने पुलिस स्टेशन में दे दी थी। इरफान के भाई इमरान और जबरान ने ये बताया कि वो अपने माँ बाप के साथ मछलियां नौबस्ता में रहते हैं। ये दोनों सहवान की कोचिंग में पढ़ाया करते थे। ये दोनों जो कोचिंग में पढ़ाया करते थे तो इनका भाई सहवान इन लोगों को 40-40 हजार रुपए महीने की सैलरी दिया करता था। इनकी निजी जिंदगी के बारे में इन्हें बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। और ये जब आज दोनों कोचिंग में थे तभी इरफान भाई द्वारा हमें इन दोनों मर्डर की जानकारी मिली थी। इसके बाद दोनों यहाँ पर आ गए। नौकरानी राधा ने पुलिस वालों को ये बताया कि साहब और मेम साहब के बीच में हर रोज लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। दोनों अक्सर मारपीट किया करते थे। झगड़ा ज्यादातर रात में हुआ करता था। जब वो सुबह काम करने आती थी तो फर्श पर गिलास या फिर फूलदान या फिर कोई और चीज ये टूटे हुए मिलते थे। एक दिन तो ऐसे टीवी ही बिखरा पड़ा था। आज सुबह जब वो काम पर आई तब दरवाजा बंद था, लेकिन चाबी उसी लॉक में फंसी हुई थी। पहले तो उसने घंटी बजाई, लेकिन जब मुझे जवाब नहीं मिला तो मैंने दरवाजा को खोला और मैं अंदर एंटर कर गई। तब मैंने अंदर देखा कि नमरा खान के अंदर डेड बॉडी पड़ी हुई है। वो एकदम खून से लथपथ है और ऐसे ही मेरी एकदम चीख निकल गई। और जब वो बाहर आई तब उसने वो जानकारी बाहर लोगों को दी। सहवान की पहली पत्नी सफराना ने पुलिस वालों को ये बताया सन 2007 में उसकी शादी मोहम्मद सहवान से हुई थी। शादी के बाद उसके 2 बच्चे भी हुए। वो अपने पति के साथ एकदम खुशहाल जिंदगी बिता रही थी, लेकिन उसके जीवन में ग्रहण तब लगा 2016 जब नमरा खान कोचिंग में पढ़ने के लिए आई। पढ़ने के दौरान इसके नमरा और सहवान के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगी थी, जो बाद में एकदम प्यार में तब्दील हो चुकी थी। इसके बाद नमरा को लेकर उसके और सहवान के बीच में झगड़ा होने लगा था। फिर एक दिन नमरा के उकसाने पर सहवान ने उसे तलाक भी दे दिया। वो अपनी बेटी अंसरा के साथ मायके में जाकर रहने लगी थी। फिर नमरा और सहवान ने आपस में शादी कर ली। नमरा उसके बेटे अयान को हमेशा मारती पीटती थी, जिसकी वजह से सहवान ने अपने बेटे को माँ बाप के पास छोड़ दिया था। उसके बावजूद इन दोनों के बीच में लगातार लड़ाई झगड़े हो रहे थे। नमरा के व्यवहार से सहवान बहुत ज्यादा दुखी रहने लगा था। उसके और सहवान के बीच में लड़ाई झगड़े का और ऐसे कई मुकदमे चल रहे थे। फिर भी ये इससे नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। ये अपनी बेटी अंसरा से मिलने के बहाने घर आया करते थे। वो अपनी बेटी से फोन पर भी बात किया करते थे। उन्हें ये लगने लगा सहवान ने नमरा के साथ दूसरी शादी करके उन्होंने बहुत बड़ी भूल की है। 29 अप्रैल 2019 की रात को 8 बजे के आसपास सहवान ने उसे कॉल किया और अपनी बेटी अंसरा से बात कराने के लिए कहा। उसने अंसरा से उसकी बात भी करवाई। सहवान ने अंसरा से यह कहा कि बेटी मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, आई लव यू। और अंसरा ने भी अपने पापा को आई लव यू पापा कहकर कुछ सामान घर पर लाने के लिए कहा। सहवान भी उसे जल्द आने का भरोसा दे रहा था। सहवान तो नहीं आया, लेकिन आज उनकी मौत की खबर जरूर आ गई। ये सारा कुछ सहवान की पहली पत्नी बोल रही थी, जिसका नाम समराला था। पुलिस वालों ने नमरा खान के पिता शहंशाह खान से पूछताछ की तो वो एकदम रो पड़े और उन्होंने कहा कि अगर नमरा ने उनकी बात मानी होती तो आज वो जिंदा होती। नमरा छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय से बीटेक की पढ़ाई कर रही थी। वो साथ ही साथ सहवान की कोचिंग में पढ़ाई करने के लिए भी जाती थी। पढ़ाई के दौरान ही नमरा को सहवान से अचानक मोहब्बत हो गई और दोनों ने शादी कर ली। जब ये जानकारी उन्हें हुई तब वो नमरा को अपने घर लेकर चला गया। उसने नमरा को समझाया कि सहवान शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप है, लेकिन सहवान के प्रेम में ये जो अंधी नमरा हो चुकी थी, इसने अपने पिता शहंशाह खान की बात बिल्कुल नहीं मानी और यहाँ मजबूर होकर अपनी बेटी की जिद के सामने उन्हें झुकना पड़ चुका था। नमरा की हत्या की तस्वीर तो एकदम साफ हो चुकी थी, लेकिन अभी भी कई सवाल खड़े हो रहे थे। नमरा खान की हत्या की तस्वीर अभी तक तो कई हद तक साफ हो चुकी थी, लेकिन पुलिस वालों के मन में अभी भी कई चीजें ऐसी थी जो बार बार पनप रही थी, जैसे कि सीसीटीवी कैमरा किसने बंद किया और फिर ये किसने ऑन कर दिया। क्या नमरा के मर्डर में कोई और भी शामिल हो सकता है जो नमरा की हत्या करके सहवान को इतनी दूर तक लेकर गया था। अभी तक पुलिस वालों को इन दोनों के मोबाइल फोन्स भी नहीं मिले थे। पुलिस वालों को यह शक था कि दोनों मोबाइलों को सहवान ने ही कहीं पर फेंक दिया होगा। पुलिस वालों ने उन दोनों मोबाइल्स की कॉल डिटेल्स निकलवाई, जिससे ये पता चला कि रात को 12:10 पर अपार्टमेंट से निकलने के बाद सहवान कार से नवाजगंज क्षेत्र में घूमता रहा।
सुबह 3:45 बजे के आसपास इसकी लोकेशन वहीं पर चिड़ियाघर के पास मिली। 4 बजे रानी घाट के पास और 4:08 पर उसकी लोकेशन गंगा विराज के पास की मिली। पुलिस वालों को यह शक हुआ कि उसने गंगा विराज के पास ही दोनों मोबाइल फोन तोड़कर फेंक दिए होंगे। नम्रा के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल से यह पता चला कि उसने 28 अप्रैल की रात को 3 बजे से 5 बजे के बीच एक नंबर पर बात की है। उसके बाद उसके नंबर पर कोई भी बातचीत नहीं हुई। नम्रा ने जिस फोन नंबर पर बातचीत की थी उसकी लोकेशन उस टाइम पर नोएडा की लोकेशन थी। पुलिस वालों ने उस नंबर को डायल किया तो यह पता चला कि वो नंबर एक जिम ट्रेनर का था। वो जिम ट्रेनर पहले कल्याणपुर में रहा करता था और ऐसे ही जिम में ट्रेनर था और नम्रा हर रोज और शहवान कभी कभी वहां पर जिम करने के लिए जाया करते थे। इसी जिम में नम्रा की मुलाकात इस जिम ट्रेनर से हुई थी। बाद में अक्सर दोनों के बीच में बातचीत होने लगी। कुछ दिन पहले जिम ट्रेनर नौकरी छोड़कर नोएडा चला गया, तब भी नम्रा की उससे कंटिन्यूअसली बात होती रहती थी। पुलिस वालों ने जब इस जिम ट्रेनर से नम्रा के बारे में जानकारी ली तब उसने बताया कि नम्रा और शहवान का वैवाहिक जीवन एकदम बेकार चल रहा था। इस सब का जिक्र नम्रा उससे फोन पर करती रहती थी। वो अपनी हर बात उससे शेयर किया करती थी। जांच पड़ताल में पुलिस वालों को यह भी पता चला कि शहवान ने अपनी पत्नी की हत्या कर देने के बाद चिड़ियाघर पहुंचने पर उसने पुलिस वालों को एक कॉल की थी। उसने ये कहा था कि मैं शहवान बोल रहा हूं, मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है, उसका शव फ्लैट नंबर 612 में पड़ा हुआ है। इस सूचना में पुलिस वाले केशवपुरम तक गए, लेकिन अपार्टमेंट का सही नाम ना पता होने के कारण वो लोग वापस लौट आए थे। पुलिस वालों ने पलटकर वही नंबर डायल किया, लेकिन नंबर वो बंद जा रहा था। पुलिस वालों ने ये समझा कि किसी ने मजाक किया होगा, क्योंकि पुलिस कंट्रोल रूम में आए दिन ऐसी कोई ना कोई झूठी कंप्लेंट मिलती ही रहती है। पुलिस वाले इस मर्डर के एंड तक पहुंचने के लिए एक हफ्ते से अधिक इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और ऐसे ही पुलिस वालों ने दर्जनों लोगों से पूछताछ की। उनके मोबाइल के कॉल रिकॉर्ड्स भी खंगाले गए। शहवान की पहली पत्नी समराला से भी कई बार पूछताछ की गई। सीसीटीवी कैमरा से छेड़छाड़ की भी जांच हुई और यहाँ पर कईयों के बयान भी दर्ज कर लिए गए। उन्होंने श्याम मिश्रा का बयान भी दर्ज कर लिया गया। उसने ही शहवान को सबसे पहले कार से नीचे उतरते समय तड़पते हुए देखा था। समराला ने पुलिस वालों को रिकॉर्डिंग सौंपी जिसमें शहवान ने यह कहा था कि अभी मुझे कुछ हो जाए तो सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाएगी, नॉमिनी तुम ही हो, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, उन्हें अच्छे से पढ़ाना लिखाना। और पुलिस वाले यहाँ एंड में इस नतीजे पर पहुंचे कि नम्रा की हत्या शहवान ने ही की थी। फिर बचाव का कोई रास्ता ना देखकर उसने वही किया जो एक डरा हुआ इंसान अक्सर कर लेता है। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में एक मोहल्ला है मछरिया। इसी मोहल्ले के सी ब्लॉक में मोहम्मद रमजान सिद्दीकी अपने परिवार के साथ रहा करते थे। उनके परिवार में पत्नी हाजरा, साथ में 4 बेटे मोहम्मद शहवान सिद्दीकी, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद जिब्रान तथा एक बेटी नूर जहां रहा करते थे। मोहम्मद रमजान एक्सपोर्ट कंपनी में जॉब किया करते थे। उन्हें जो ये वेतन मिलता था उसी से ही ये अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। मोहम्मद रमजान सिद्दीकी खुद तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते थे और इसके लिए वो अपने परिवार वालों के लिए जितना हो सके उतनी मेहनत करते थे और ज्यादा खर्च ना करके वो सारा पैसा अपने बच्चों की पढ़ाई के ऊपर खर्च कर रहे थे। वैसे तो उनके चारों बच्चे पढ़ने में बहुत होशियार थे, लेकिन बड़ा बेटा मोहम्मद शहवान पढ़ाई में कुछ ज्यादा ही तेज था। मोहम्मद शहवान का सपना IIT करना था। उसने इसकी तैयारी शुरू कर ली थी और उसका चयन IIT रुड़की में हो चुका था। उसने पूरी लगन से पढ़ाई की और 1998 में IIT रुड़की से कंप्यूटर साइंस से B.Tech पास कर ली। यही नहीं, वो अपने बैच का टॉपर भी बन चुका था। साधारण परिवार से ये रहने वाला एक लड़का मोहम्मद शहवान B.Tech करने के बाद सन 2003 में कोचिंग मंडी कांतादेव में हार्मिट लिविन नाम से उसने एक कोचिंग सेंटर खोला। शुरुआत में उसके इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स का नंबर बहुत कम था, लेकिन बाद में धीरे धीरे यहाँ स्टूडेंट्स बहुत आने लगे थे। शहवान ने जब इस इंस्टीट्यूट में कदम रखा तो वो ऐसे ही आगे और आगे बढ़ता गया। अपने काम की बदौलत उसे नाम मिला, दौलत मिली, शोहरत मिली, उसे सब कुछ मिल चुका था। कोचिंग इंस्टीट्यूट चल जाने के बाद उसका ध्यान अपने भाइयों की ओर जाने लगा। उसने एक भाई इरफान को अपने इंस्टीट्यूट का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया, जबकि जो 2 और भाई थे जिब्रान और इमरान को पहले एक प्राइवेट संस्था के नाम से B.Tech करवाई और फिर अपने ही इंस्टीट्यूट में जॉब दे दी। इमरान फिजिक्स पढ़ाया करता था जबकि जिब्रान केमिस्ट्री का टीचर था। पूरी तरह से सेटल हो जाने के बाद मोहम्मद शहवान ने अगस्त 2007 में समराला से शादी कर ली। समराला पढ़ी लिखी और बहुत खूबसूरत थी। समराला अपने पति के प्रति पूर्ण रूप से उसका साथ दिया करती थी और उसका
का हर तरह से ख्याल रखा करती थी। मोहम्मद शहवान भी समराला को बहुत चाहा करता था। दोनों की जिंदगी बहुत खुशहाल थी और इसके बाद इन दोनों के बच्चे भी हुए, एक लड़का और एक लड़की। समराला शहवान के घर पे साक्षात लक्ष्मी के रूप में आई थी, ऐसा शहवान का मानना था। जब वो उसके घर आई तभी से यहाँ शहवान की आय, दौलत, शोहरत बहुत बढ़ती गई। मोहम्मद शहवान ने अभी तक हार्मन लिविंग क्लासेस कोचिंग को बंद करके ग्लोबल कैरियर एकेडमी के 3 कोचिंग सेंटर्स खोल लिए थे। इनमें से एक काकादेव, दूसरा गोविंद नगर, तीसरा साकेत नगर में मौजूद था। इन कोचिंग सेंटर्स पर हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आया करते थे। बेहतरीन मैथमेटिक्स पढ़ाने के चलते शहवान ने कोचिंग के क्षेत्र में एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया था। मोहम्मद शहवान ने कोचिंग से बहुत पैसा कमाया। इस कमाई से उसने कई फ्लैट और महंगी महंगी गाड़ियां तक खरीदी थी। इसके पास जो जैगुआर कार थी उसकी कीमत 1.31 करोड़ रुपए की थी। शहवान ने कानपुर के नागेश्वर अपार्टमेंट में 5 फ्लैट खरीदे, जिसमें से एक उसके भाई इरफान, दूसरा समराला, तीसरा खुद उसके नाम है और बाकी 2 फ्लैट भी इसने अपने दोनों भाइयों के नाम किए हुए हैं। और फ्लैट नंबर 612 में शहवान अपनी पत्नी सिमराना के साथ रहने लगा था। फ्लैट नंबर 610 में उसका भाई इरफान अपनी पत्नी निदा के साथ रहता था। समराना अपने पति के साथ बहुत ही खुशनुमा जिंदगी व्यतीत कर रही थी, लेकिन सन 2016 में उसकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया कि उसका सब कुछ तहस नहस हो चुका था। दरअसल सन 2016 में नमरा खान ग्लोबल कैरियर एकेडमी में कोचिंग के लिए आई थी। 18 साल की नमरा खान बहुत ही रिच फैमिली से थी। नमरा के पिता शहनशाह खान सत्ता के एक नेता और सच में जाने माने व्यापारियों में से एक आते थे। नमरा खान कानपुर के शारदा स्थित गर्ल्स हॉस्टल में रहकर बीटेक की पढ़ाई कर रही थी, साथ ही आईआईटी की भी वो तैयारी कर रही थी। इसके लिए उसने कोचिंग ज्वाइन की। 40 साल का मोहम्मद शहवान अपने पहनावे और बिल्कुल बॉडी फिटनेस, लाइफस्टाइल अच्छा हो जाने के कारण वो हर एक जगह पर फेमस था। नमरा खान भी उसके लाइफस्टाइल से बहुत प्रभावित हो चुकी थी और मन ही मन अपने शहवान सर के साथ प्यार करने लगी थी। मोहम्मद शहवान के पास कुछ बच्चे एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए भी आया करते थे, जिसमें एक नमरा खान भी थी। लेकिन हर रोज पढ़ने के बाद बाकी स्टूडेंट्स तो चले जाया करते थे, लेकिन नमरा खान नहीं जाया करती थी। एक दिन नमरा खान ने हिम्मत जुटाई और हिम्मत जुटाकर उसने अपने सर से ही प्यार का इजहार कर दिया। इतना ही नहीं, उसने साथ में ये भी कह दिया कि वो उससे शादी करना चाहती है। नमरा खान की बात सुनकर शहवान एकदम चौंक पड़ा था कि तुम ये ऐसे कैसी बातें कर रही हो? मैं शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप हूँ। मेरी और तुम्हारी उम्र में दुगना अंतर है, इसीलिए तुम मुझे पाने का ख्याल दिल से निकाल दो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। पहले अपना कैरियर सुधारो, फिर शादी की सोचना। नमरा ने कहा, सर मैं बहुत जिद्दी हूँ और मैंने आपको दिल में बसा लिया है, तो मैं आपको हासिल करके ही दम लूंगी। उस दिन के बाद नमरा शहवान के पीछे ही पड़ चुकी थी और यहाँ शहवान के दिल में भी नमरा के लिए अब हलचल होने लगी थी। दरअसल 18 साल की नमरा बेहद ही खूबसूरत और बहुत हंसमुख थी, जबकि उसकी पत्नी समराला की उम्र ढल चुकी थी। नमरा के आगे वो उसे फीकी लगने लगी थी। शहवान ने नमरा के प्यार को स्वीकारा तो इस प्यार के चर्चे बहुत तेजी से लोगों तक फैल चुके थे। नमरा और शहवान की मोहब्बत जब शहवान की पत्नी समराला को हुई तब उसके पैरों तले जमीन खिसकती हुई नजर आ चुकी थी। समराला ने इस मोहब्बत का जब विरोध किया तो पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े होने लगे थे। एक दिन लड़ाई झगड़े के दौरान ही शहवान ने अपनी पत्नी समराला को 3 तलाक कह दिया, जिसके बाद मार्च 2017 में समराला अपने मायके चली गई। वो अपने साथ बेटी अंसरा को साथ लेकर गई थी। समराला अपने बेटे अयान को भी साथ लेकर जाना चाहती थी, लेकिन शहवान और उसके घर वालों ने उसके बेटे को साथ नहीं ले जाने दिया। मायके में रहते हुए अपने पति शहवान उसके माता पिता तथा भाइयों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और ऐसे ही लड़ाई झगड़े का एक केस दर्ज करवा दिया। साथ ही कुछ पैसे भी मांगे अपनी जिंदगी को गुजारने के लिए, लेकिन शहवान ने मुकदमे की बिल्कुल परवाह नहीं की और अपनी ओर से अपने से आधी उम्र की नमरा खान से 21 जुलाई 2018 को शादी कर ली। इस दिन जब इस शादी की बात नमरा के पिता शहनशाह खान को हुई तब उन्होंने अपनी बेटी को बहुत समझाया, लेकिन शहवान के प्यार में अंधी नमरा ने अपने पिता की बात नहीं मानी। शादी के 4 महीने तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन उसके बाद दोनों के बीच में लगातार तनाव बढ़ रहा था। नमरा और शहवान दोनों बॉडी हेल्थ के लिए एकदम चौकन्ने रहा करते थे। उन्हें फिटनेस बहुत पसंद थी। ये दोनों जिम जाया करते थे। नमरा हर रोज जिम जाया करती थी, लेकिन शहवान कभी कभी जिम जाया करता था। नमरा की जिम ट्रेनर से काफी ज्यादा पटा करती थी। वो अपनी परेशानी उससे शेयर कर लिया करती थी। जब वो जिम से नौकरी छोड़कर जिम ट्रेनर नोएडा चला गया तब नमरा ने जिम जाना छोड़ दिया, लेकिन उससे फोन पर बात करना बिल्कुल बंद नहीं किया। नमरा शहवान को
भद्दी और गंदी गंदी गालियां भी दिया करती थी। उसके इस व्यवहार से सहवान बिल्कुल टूट चुका था। उसे ये लगता था कि या तो वो कहीं भाग जाए या फिर वो नम्रा को सबक सिखा दे। सहवान को अब ये लगने लगा था कि उसने समराना को तलाक देकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। वो समराना से समझौते का प्रयास करने लगा था। बेटी से बात करने के बहाने वो उसे फोन किया करता था। उसने एक दिन कहा कि अगर उससे कुछ हो जाए तो सारी संपत्ति उसी के नाम हो जाएगी, नॉमिनी वही है, बच्चों का वो खूब ख्याल रखे और उन्हें खूब पढ़ाई लिखाए। नम्रा खान तो दिन में सो लिया करती थी, लेकिन दिन में काम करने वाला सहवान को वो रात को सोने ही नहीं दिया करती थी। वो उसके सीने के ऊपर बैठकर उसे नोचती और उसे भद्दी गालियां दिया करती थी और उस पर कभी कभी ठंडा पानी उड़ेल दिया करती थी। तो कभी कभी यहाँ गुस्से में सहवान उसे पीट भी दिया करता था। दोनों के बीच में दिन बर दिन लगातार लड़ाइयां झगड़े बढ़ रहे थे। तो सहवान को यह लगने लगा कि अब उसका नम्रा के साथ रहना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। 28 अप्रैल 2019 की रात को सहवान की आंख खुली तो नम्रा दूसरे कमरे में जिम ट्रेनर से बात कर रही थी। वो उसे सुबह 5 बजे तक बात करती रही। सुबह जब 5 बजे तक फोन पर बात करने के बारे में सहवान ने नम्रा से पूछा तो नम्रा उससे भिड़ चुकी थी और वो लड़ाई झगड़े पर उतर आई। उसने नाखूनों से सहवान का चेहरा, गर्दन और पीठ एकदम नोच डाली थी। गुस्से में सहवान गाड़ी लेकर घर से निकला और उसने ये सोच लिया कि वो नम्रा को अब मार देगा। उस दिन वो कोचिंग भी नहीं गया। 1.5 साल की उसने अपनी बेटी अंसरा से बात की और फोन पर बहुत रोया। रात को 8:45 बजे सहवान अपने फ्लैट पर वापस लौट कर आया। कुछ देर बाद नम्रा ने कॉफी बनाई और सहवान से कॉफी पीने के लिए पूछा, लेकिन सहवान ने कॉफी पीने से मना कर दिया। तो इस पर नम्रा गुस्सा हो चुकी थी और अब सब उल्टी सीधी बातें बकने लगी थी और वो सहवान की छाती के ऊपर आकर बैठने लगी। सहवान तो यहाँ पहले से ही बहुत गुस्से में था। वो किचन में गया, वहाँ से कुकर उठाया और दे के उसने नम्रा के सर पर मार डाला। इतने तेज वार से नम्रा का सिर फट चुका था और वो बेहोश होकर पलंग के नीचे आ गिरी। उसने कुछ ही देर में अपना दम तोड़ दिया। नम्रा की हत्या के बाद सहवान एकदम घबरा चुका था। वो अपने बचाव का प्रयत्न कर रहा था। जब उसे अपने बचाव का कोई भी उपाय नहीं सूझा तो उसने रात को अपनी कार निकाली और घर से बाहर निकल गया। उसने दोनों फोन तोड़कर फेंक दिए। सुबह 5 बजे मोहम्मद सहवान दूर सराल रेलवे स्टेशन क्रॉसिंग पर पहुंचा। सड़क किनारे उसने अपनी गाड़ी को खड़ा किया और उसके बाद उसने वही किया जो उसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। उसी समय उसी टाइम पर एक श्याम नाम का आदमी वहां से गुजरा। उसने उस श्याम नाम के आदमी को अपने भाई का नंबर बताया और फोन करने के लिए कहा, लेकिन श्याम सही नंबर नोट ही नहीं कर पाया। तब तक सहवान बेहोश होकर सड़क किनारे गिर चुका था। इस पर श्याम मिश्रा ने पुलिस स्टेशन जाकर यह सूचना दी। सूचना के बाद पुलिस वालों ने सहवान को हेल्थ हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, जहां उसने दम तोड़ दिया। इधर नम्रा की हत्या की जानकारी तब हुई जब नौकरानी राधा फ्लैट में काम करने के लिए गई थी और इधर उसके बाद पुलिस वालों को सूचना दे दी गई। पुलिस वाले वहाँ मौके पर पहुंचे। उन्होंने डेड बॉडी को कब्जे में लिया और इन्वेस्टिगेशन शुरू की और उसके बाद पुलिस स्टेशन में शहनशाह खान जो नम्रा के पिता थे उन्होंने एक केस फाइल किया। 302 के तहत मोहम्मद सहवान के विरुद्ध एक रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी, लेकिन सहवान की मौत हो जाने के कारण पुलिस वालों ने इस केस में एक फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी। तो ऐसे ही यहाँ पर पहले तो नम्रा को मारा गया, उसके बाद सहवान का जो हुआ वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो ये थी पूरी कहानी। एक आदमी इतनी बढ़िया लाइफस्टाइल जी रहा है, इतना पैसा कमा रहा है, उसके 2 बच्चे हैं, उनका वो ध्यान रख रहा है, उनसे ऑब्वियसली वो बहुत प्यार भी करता है। तो अचानक उसकी जिंदगी में एक ऐसी लड़की आई जिसने उसकी जिंदगी में पूरी उथल पुथल कर दी, उसका पूरा घर बर्बाद कर दिया और एंड में उसे एक मर्डरर ही बना दिया। तो ये थी पूरी कहानी। आप बताइए आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी? क्या आप लोगों ने पहले कभी इस स्टोरी के बारे में सुना है या फिर नहीं? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आज आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, जाइए और जल्दी से वहां भी फॉलो कर लीजिए। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट इमोताचा को कमेंट पिक में टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं ऐसी ही एक और चौंका देने वाली इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।